वेलकम टू आवर 1D एग्जाम क्लासेस। देखिए आपके एलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम को देखते हुए हमने आपके लिए पिछले सालों के पेपर की सीरीज को स्टार्ट किया है, क्योंकि पिछले साल के पेपर से ढेर सारे क्वेश्चन रिपीट करके आपके नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको पिछले साल का पेपर लगाना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। एलपी के एग्जाम देखिए सबसे पहले आपका लगने वाला है, स्टार्ट हो जाएगा आपका 25 नवंबर से। इसके बाद दिसंबर में आपके टेक्नीशियन के एग्जाम होंगे। तो अभी आपके पास देखिए समय ज़्यादा बचा नहीं है। इस अंतिम समय में आपको लगातार पिछले साल के पेपर को लगाते रहना है, और जो टॉपिक आपको नहीं तैयार है उस पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। यह हमारा एलपी एंड टेक्नीशियन सीरीज का 8वां वीडियो है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 7 वीडियोज कराए हैं, जिन्हें आप लोग प्ले स्टोर जाकर के वहाँ पर से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। आज का देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है, इसका आपको चुनाव करना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग करने का प्रयास करिए। देखिए स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वे एक्शन आपको चुनाव करने हैं जो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करते हैं। तो मनुष्य की इच्छा के अनुसार जो है हृदय का धड़कना नहीं होता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। किसी वस्तु का लेना या फिर देना मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है। कुर्सी को चलाना, घुमाना, फिराना, उठाना, ये भी आपका स्वैच्छिक कार्रवाई में आता है, क्योंकि ये आप इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। मुट्ठी को बंद करना, खोलना, ये भी मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन हृदय का धड़कना और आपके ऑप्शन में देखिए पाचन क्रिया रख सकता था। पाचन क्रिया भी मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं होती है, ये भी अनैच्छिक पेशियों के अंतर्गत आती है। रक्त का शरीर में दौड़ना, ये भी मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, ये भी आपकी अनैच्छिक पेशियों के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार के ऑप्शन जो होते हैं वे आपकी स्वैच्छिक कार्रवाई के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो मनुष्य के इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में लगी बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, ये आपको बताना है। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए का से होता है हमारा कवक और का से काइटिन। तो का से आप याद कर लीजिएगा कि कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन से बनी होती है। आपके एग्जाम में देखिए पादप का पूछा जाता है। पादप या फिर पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति जो होती है वो किससे बनी होती है, वे सिल्लोज से बनी होती है। ऑप्शन में देखिए आपके लिग्निन में लिखा गया है। लिग्निन क्या होता है, जैसे हमारे पादप ऊतक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उसमें जो आपका दृढ़ ऊतक होता है जिससे पेड़ पौधों की छाल और लकड़ी बनती हैं, तो दृढ़ ऊतक में लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है। ये भी आपको याद करके चलना है। आपके एग्जाम में देखिए कवकों का अध्ययन ही पूछा जाता है। कवकों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, कवकों के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। ये भी आप लोग कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन तैयार करके चलने हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बाबर की जीवनी जो है बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है, ये आपको बताना है। तो बाबर की जीवनी जो बाबरनामा है इसकी रचना जो है बाबर ने स्वयं की थी और तुर्की भाषा में की थी। बाबर को आप सभी जानते हैं कि मुगल वंश का संस्थापक था, और 1526 से लेकर के 1530 तक इसका कार्यकाल था, ठीक है। बाबर ने अपनी इसी बाबरनामा में लिखा है कि विजयनगर के तत्कालीन जो शासक थे कृष्णदेव राय, वो भारत का सबसे शक्तिशाली राजा जो है वो कहा था, वो इसी बाबरनामा से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अकबर के यहाँ पर थे ये 9 रत्नों में से अब्दुल रहीम खान खाना, तो उन्होंने फारसी में अनुवाद किया था बाबरनामा का। तो फारसी में अनुवाद पूछेगा तो अब्दुल रहीम खान खाना, और अगर आपसे पूछता है कि बाबरनामा किसने लिखी, तो बाबर ने स्वयं लिखी थी, और किस भाषा में लिखी थी, तो तुर्की भाषा में लिखी थी। ये आपको याद रखना है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर चौथा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यौगिक नहीं है मतलब कि कंपाउंड कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो सही ऑप्शन होगा हीरा। देखिए हीरा जो है वो कार्बन का यौगिक नहीं है। हीरा जो है कार्बन के अपर रूपों में आता है, अपर रूप एलोट्रोप्स में आता है, ठीक है। तो हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया, ये सभी आपके कार्बन के अपर रूप में आते हैं, मतलब कार्बन के ही रूप में आते हैं। ये कोई कंपाउंड नहीं है। अगर हम डोलामाइट की बात करेंगे तो डोलामाइट का फार्मूला क्या होता है, MgCO3 × CaCO3। तो यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन के कंपाउंड, मतलब कि कार्बन के एक से अधिक तत्वों से मिलकर के जो आपके संरचना बनती है उसे हम लोग यौगिक या फिर कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बन के साथ मिलकर के आपकी संरचना बनी है। इसके बाद संगमरमर की बात करेंगे
तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये भी कार्बन के साथ मिलकर के इसका कंपाउंड बना है। चाक की बात करेंगे तो ये भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लेकिन कार्बन का अपर रूप जो है हीरा रख दे या फिर आपका ग्रेफाइट रख दे या फ्लोरीन रख दे, ये सभी कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, ये कार्बन के यौगिक नहीं होते हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। तो अगर हम किसी एक चालक की बात करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक प्रतिरोध बना लिया और यहाँ पर एक बैटरी को लगा लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारी ये बैटरी हो गई और ये हमारा प्रतिरोध हो गया। तो यदि हम बैटरी को लगाएंगे तो यहाँ पर से धारा प्रवाहित होगी, और जब धारा प्रवाहित होगी तो इसके सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होगा, ठीक है। तो कौन सा चालक के विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है, तो बैटरी करती है। जब तक बैटरी नहीं होगी तो धारा नहीं बहेगी, धारा नहीं बहेगी तो चालक के सिरे में विभवांतर पैदा नहीं होगा। तो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा चौथा वाला। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर जो होता है धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और वोल्टमीटर विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम आपको बताना है। तो यदि आप लोग देखिए क्रोमोसोम की संरचना को आपने देखा होगा, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्रोमोसोम की संरचना है, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं क्रोमैटिड जो है यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा, इन दोनों का जहाँ पर संलग्न हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने संरचना को देख ली, तो क्रोमोसोम की अगर आप संरचना को देखेंगे तो इस प्रकार की आपकी संरचना होती है। तो आपके देखिए ऑप्शन में रखा भी गया है। तो गुणसूत्र में देखिए क्रोमैटिड्स जिस बिंदु में संलग्न होते हैं मतलब जुड़े होते हैं, इस बिंदु को क्या कहा जाता है, तो सेंट्रोमियर कहा जाता है। सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों से बना होता है उसे क्या कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि कार्बन के वहाँ पर अपर रूप आपसे पूछे थे, तो कार्बन का यौगिक जो नहीं था वो आपका हीरा नहीं था, ग्रेफाइट नहीं होगा, फ्लोरीन नहीं होगा, लेकिन दो या दो से अधिक तत्वों के योग से जो बना होता है उसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा। समझ गए आप लोग। परमाणु क्या होता है, परमाणु जो होता है वो सबसे छोटा तत्व का कोई भाग होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। संयोजकता क्या होती है, किसी तत्व के सबसे बाहरी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी संयोजन करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग कहते हैं संयोजकता। मूलक क्या, रेडिकल क्या होता है, रेडिकल हमारे आयंस होते हैं, जैसे H+ आयन हो गया, NH+ आयन हो गया। इस प्रकार से जो अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम लोग मूलक या फिर रेडिकल कहते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। जैसे कंपाउंड की बात करेंगे तो NaOH हमारा कंपाउंड हो गया। अभी हमने ऊपर चर्चा की कैल्शियम कार्बोनेट भी आपका कंपाउंड हो गया। तो दो या दो से अधिक तत्वों के योग से ये सभी आपके बने होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमीश त्रिपाठी रामायण पर आधारित एक श्रृंखला लिख रहे हैं जिनमें पहली दो किताबों का नाम है राम और सीता। इस श्रृंखला की तीसरी किताब किस पात्र पर आधारित होगी, ये आपको बताना है। तो अमीश त्रिपाठी ने रामायण के ऊपर कई आपकी किताबें लिखी हैं, जिसमें अगर हम बात करेंगे राम जो है वो 2015 में इनकी पहली किताब आई थी। इसके बाद 2017 में इन्होंने एक किताब लिखी, 2017 में सीता आई, ठीक है। 2015 में राम नामक किताब आई थी राम की जीवनी के ऊपर। इसके बाद सीता की जीवनी के ऊपर 2017 में आई, और फिर 2019 में इन्होंने रावण के ऊपर जो है किताब लिखी है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, ठीक है। इसके बाद इनकी इसी श्रृंखला में जो रामायण पर आधारित श्रृंखला है, इन्होंने 2022 में एक और किताब लिखी है। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि श्रृंखला पूछी गई है 2015, 17, 19 और फिर 22 में वार ऑफ लंका। तो लंका के ऊपर जो किताब आई है अमीश त्रिपाठी की वो 2022 में आई है और आपके एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा रावण के ऊपर तीसरी है, चौथी मैंने आपको बता दी कि लंका के ऊपर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये हमारा 9वां क्वेश्चन होगा।
तो पानी को शुद्ध करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। पिछले वाले सेट में हमने चर्चा की थी, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, इसे कैसे कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। और पिछले वाले सेट में पूछा गया था कि अगर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर में पानी के साथ क्रिया करा दें तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और साथ में कौन सी गैस निकलती है, तो क्लोरीन गैस निकलती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले वाले सेट में पूछा गया, तो याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना, और उसके साथ में क्लोरीन गैस निकलती है। तो ये रिएक्शन आपको याद करके चलनी है। बेकिंग पाउडर को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, NaSCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और बेकिंग सोडा भी आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। धावन सोडा जो होता है ये आपका धोने वाला सोडा होता है, इससे हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जब होगा वो खाने वाला सोडा होगा, और सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये धोने वाला सोडा होता है। सही ऑप्शन होगा ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच में कितना समय अंतराल होना चाहिए, कम से कम आपसे पूछा गया है। तो इको आपको बताना है। जब भी आपसे इको का क्वेश्चन बनेगा तो दो प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। एक तो क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम जो दूरी होती है वो 16.6 मीटर की होती है, या पर इसे कहीं पर 17 मीटर भी लिख सकता है। तो इसे भी याद रखिएगा कि अगर आपको इको सुनना है तो स्रोत मतलब जहाँ से ध्वनि निकल रही है और जो आपका परावर्तक सतह है उसके बीच की दूरी जो होती है वो 17 मीटर होना चाहिए इको के लिए। और यहाँ पर पूछा गया है कि ध्वनि के बीच का समय अंतराल जो होता है, कान में ध्वनि का जो प्रभाव होता है वो 1/10 सेकेंड के लिए होता है। ठीक है, तो 1/10 सेकेंड का मतलब हुआ 0.1 सेकेंड। तो सही ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक आपसे पूछेगा कि कितना समय अंतराल होना चाहिए, तो 1/10 सेकेंड, और दूरी पूछेगा तो 17 मीटर। ये दो ही क्वेश्चन आपसे इको से पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया था कि तत्वों का गुणधर्म एवं उसके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक गुणधर्म होता है। तो जब भी तत्वों के गुण जो हैं परमाणु द्रव्यमान पर अगर निर्भर कर रहे हैं, इसका मतलब ये पुरानी वाली आवर्त सारणी है। और पुरानी वाली आवर्त सारणी किसके अनुसार थी, तो ये आपकी मेंडलीव के अनुसार थी। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर चौथा। यदि यहाँ पर परमाणु क्रमांक लिखेगा तो आपको मोजले के अनुसार सही करनी है। डोबे-डायनर ने क्या दिया था, त्रिक सिद्धांत दिया था। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि किसने त्रिक सिद्धांत दिया था, डोबे-डायनर दिया था। कब दिया था, 1817 में दिया था। मोजले ने 1913 में अपनी आधुनिक आवर्त सारणी दी है, जो किसके गुणधर्म पर निर्भर करती है, परमाणु क्रमांक के गुणधर्म पर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन तो मैं कई बार आपको करा चुका हूँ, अब आपकी जुबान में ये सारे क्वेश्चन होंगे। न्यूलैंड ने क्या दिया था, 1865 और 66 के बीच में न्यूलैंड ने अपना अष्टक का नियम दिया था। ये भी कई बार आपको हम क्वेश्चन को करा चुके हैं। लेकिन आपसे पूछेगा परमाणु द्रव्यमान तो आपको मेंडलीव सही करना है। कब दी थी मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी, 1869 में दी थी। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन तैयार करके चलने हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मार्च 2018, तो इसे अपडेट कर लेते हैं। 2024 का हमको डाटा हमेशा तैयार करके चलना है। ये पुराने क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको पता लग सके क्वेश्चन किस प्रकार से और कहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन होगा, असम के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। तो भी आप लोग 2024 का डाटा बताइए। तो 2024 में असम के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है, कहीं पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं ये आपके असम के राज्यपाल हैं। उनके अगल बगल के भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अभी देखिए असम के राज्यपाल ही पूछा है, तो असम के आपसे मुख्यमंत्री ही पूछ सकता है। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है, इनको तो आपको सभी को नाम याद होगा, हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं ये असम के मुख्यमंत्री हैं, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। और इनके अगल बगल के जो आपके 7 सिस्टर्स आपके राज्य हैं उनके भी आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री के आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पुराने डाटा के अनुसार जो था जगदीश मुखी थे।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। ये पूछा गया है आपसे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। इसमें से दो प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, और एक आपसे पूछा जाएगा काम करने की दर को क्या कहा जाता है। जब आपसे दर पूछेगा तब आपको शक्ति सही करना है, लेकिन जब आपसे क्षमता पूछेगा तब आपको ऊर्जा सही करना है। सही ऑप्शन नंबर हमारा लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो काम करने की क्षमता जो होती है उसे हम लोग ऊर्जा कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का या फिर कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है। दाब का फार्मूला क्या होता है, दाब प्रेशर बराबर होता है P बराबर F/A होता है। बल क्या होता है, F बराबर ma होता है। और शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर जो होती है वे हम लोग शक्ति कहते हैं, मतलब W/T, कार्य करने की शक्ति। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता भी आपसे पूछा है तो ऊर्जा सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, 1×10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर की हाइड्रोजन आयन की सघनता वाले 1 विलयन का पीएच स्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो हमने आपको बताया था कि पीएच बराबर क्या होता है, पीएच बराबर -log H+ आयन होता है। ये पीएच का फार्मूला होता है, और H+ क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, यही पीएच की वैल्यू भी होती है। तो अभी देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपको H+ जो दे रखा है वो 1×10⁻⁻5 दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं -log, एक तो एक ही हो जाएगा, यहाँ पर 10⁻⁻5 रख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये माइनस की घातें आगे आ जाएगी, लॉग का नियम आपको मालूम है, और माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, तो प्लस हो जाएगा, तो 5 log 10 बचेगा। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो अभी पीएच निकल कर आ गया 5, तो पीएच अगर 5 आ गया इसका मतलब आंसर सही हो जाएगा दूसरा वाला। और पीएच 5 है, मतलब कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन डिसाइड कर दिया कि ये विलयन जो होगा कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, अगर 7 होता तो न्यूट्रल होता, उदासीन निकल कर आता। 7 से अधिक होता तो यहाँ पर वो किस में चला जाता है, आपका क्षार में चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देगा तो इसी फार्मूले का आपको यूज करके निकालना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति या फिर पावर की इकाई क्या होती है। ये 15 नंबर क्वेश्चन होगा। तो उद्योगों में आपसे पूछा है, वैसे अगर देखा जाए तो शक्ति की इकाई जो होती है वो वाट भी होती है और किलोवाट भी होती है। लेकिन अगर बात करेंगे इंडस्ट्री में, जैसे इंडस्ट्री में होता है मशीनें लगी होती हैं, इंजन लगा होता है, तो मशीन और इंजन की जो शक्ति हम लोग नापते हैं वो हार्स पावर में नापते हैं। सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तो 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है, 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट की होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जूल किसकी होती है, अभी मैंने आपको बताया कि जूल जो होती है वो कार्य या फिर ऊर्जा की इकाई जो होती है वो जूल आपकी होती है। यदि आपसे पूछता है कि शक्ति की कौन कौन सी इकाइयाँ होती हैं, तो शक्ति मैंने आपको बताया पावर जो होती है वो कार्य करने की दर होती है। तो कार्य करने की दर में अगर कार्य की इकाई जूल हो गई तो जूल अपान सेकंड भी हमारी किसकी इकाई हो जाएगी, शक्ति की इकाई हो जाएगी। और जूल को हम लोग चेंज कर लेते हैं अर्ग में, तो अर्ग अपान सेकंड भी जो इकाई हो गई किसकी हो गई, पावर की हो गई। मेगावाट हो गया, किलोवाट हो गया, वाट हो गया, ये सभी आपकी पावर की इकाई हैं। लेकिन अगर किलोवाट घंटा लग गया, किलोवाट घंटा किसी के आगे लग गया, तब ये इकाई चेंज होकर के ऊर्जा की हो जाती है। अगर आपके देखिए किलोवाट है तब तक तो शक्ति की है, लेकिन किलोवाट घंटा लग गया तो ऊर्जा की हो गई। वाट घंटा लग गया तो ये भी उपकी ऊर्जा की हो गई। वाट सेकंड अगर समय आगे लग गया तो ये ऊर्जा की हो जाएंगी। और कई बार आपसे एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन से आपको कंफ्यूज कराता है। तो ठीक है, इस प्रकार से आपको देख करके क्वेश्चनों को चलना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है, आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन 3-4 सेट पहले आया था, तो वहाँ पर हमने बताया था कि ध्वनि जो है उसको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे उसे ठोस मिल जाए या फिर द्रव माध्यम मिल जाए या फिर गैस मिल जाए। तो माध्यम पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है। ठोसों में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम गैसों में ध्वनि की चाल होती है। तो ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है, ध्वनि की चाल निर्वात में नहीं होती, क्योंकि निर्वात में जो होता है वो हवा भी नहीं होती है, निर्वात में कुछ भी नहीं होता है।
तो ध्वनि निर्वात में ट्रेवल नहीं करती है क्योंकि वहाँ पर कोई माध्यम ही नहीं है। समझ गए? अगर हम प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश निर्वात में ट्रेवल करता है और प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो होती है वो प्रकाश की सबसे ज़्यादा चाल जो होती है वो निर्वात में ही होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे ध्वनि पूछता है ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा जो होती है वो ठोसों में होती है। तो अभी सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, ये आपको बताना है। तो कार्बन के 1 मोल में उतने ही परमाणु होते हैं जितने आवागाड्रो नंबर होता है। आवागाड्रो नंबर क्या होता है? 6.023 × 10⁻23 जो आवागाड्रो नंबर या फिर आवागाड्रो संख्या जो होती है उसी के बराबर परमाणु होते हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर पहला। ये डाटा आपको याद करके चलना है, हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, एक उपन्यास उस समय लिखा गया था जिसका नाम था द राइज ऑफ शिवगामी। उसके लेखक आपसे पूछे गए थे पुराने पेपर में और उसके बाद भी 3-4 एग्जामों में ये उपन्यास आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो 2024 में भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इसके बाद भी 3-4 एग्जामों में द राइज ऑफ शिवगामी पूछा गया है। तो इसके लेखक का नाम है आनंद नीलकंठन। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। तो आपने देखी बाहुबली फिल्म देखी होगी, तो उसमें एक शिवगामी का कैरेक्टर था, तो शिवगामी इसी कैरेक्टर के ऊपर जो है ये उपन्यास लिखा गया था। इसलिए क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5-6 एग्जाम में लगातार पूछा भी गया था उसके बाद में, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कार्बन के निम्न अपर रूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए कार्बन के कुछ आपके शुद्धतम रूप होते हैं अपर रूपों में, जिसमें आपका हीरा और ग्रेफाइट आते हैं, और कुछ आपके अशुद्धतम अपर रूप होते हैं कार्बन के, जिसमें आपका कार्बन ब्लैक, चारकोल और कोक आते हैं। पूछा क्या गया आपसे कि रिड्यूसिंग एजेंट की भांति कौन काम करता है, तो कोक काम करता है। सही होगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगर कोक की क्रिया हम लोग ऑक्सीजन से करा देते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोक की जो वैलेंसी होगी वो 0 है क्योंकि ये स्वतंत्र है। अगर यहाँ पर देखें कार्बन डाइऑक्साइड में तो कार्बन की वैलेंसी जो होगी वो 4 हो गई, तो 0 से 4 हो रहा है, इसका मतलब कोक जो है उसका क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब कि एक प्रकार से ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बिल्कुल उल्टा जो होता है, अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अगर इसका रिडक्शन हो रहा होता है तो ये ऑक्सीडाइज एजेंट की भांति काम करता है। तो उल्टा जो इसमें संबंध आपका होता है एजेंट में। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा चौथा वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर, आपके एग्जाम में देखिए पूछा गया था कि भारतीय मूल के लियो वाराडेकर निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो भारतीय मूल से कोई भी क्वेश्चन आपके प्रधानमंत्री संबंधित आ सकता है। जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो थे वो भी आपके किससे थे, भारतीय मूल से संबंधित थे। ठीक है, तो ऋषि सुनक अभी तो नहीं रहे लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपके एग्जाम में देखिए मॉरिशस की ही पूछ सकता है क्योंकि मॉरिशस के जो आपके प्रधानमंत्री हैं वे भी आपके प्रवीण जगन्नाथ जो हैं वो मॉरिशस के हैं प्रधानमंत्री, और वे भी आपके भारतीय मूल के हैं। तो भारतीय मूल के जो भी आपके देखिए इस समय कमला हैरिस जो हैं वो अमेरिका में चुनाव भी लड़ रही हैं राष्ट्रपति के लिए, तो वे भी आपके भारतीय मूल से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से कुछ नाम आपको याद करके चलना है। सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है चान संतोखी, ये भी आपके किस मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं। इसमें से बात करें तो पुर्तगाल के, सिंगापुर के, गुयाना के, इनके भी राष्ट्रपति जो हैं या प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं। तो कुछ नाम आप लोग याद करके चलिएगा, अगर आपके ऑप्शन में देता है तो इस प्रकार से आप लोग पहचान सकते हैं। तो उस समय क्वेश्चन था लियो वाराडकर थे जो 2017 से लेकर के 2020 तक रहे थे आयरलैंड के, लेकिन अभी इस समय नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है। तो देखिए पुष्प के 4 भाग होते हैं, एक आपका बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज होता है, पुमंग होता है और जायांग होता है। तो जो जायांग होता है वो मादा प्रजनन का हिस्सा होता है, उसके अंदर आपके अंडा पाते हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा।
अगर आपसे पूछता है पुरुष का, तो पुरुषों में आपकी पुमंग आते हैं, जिसमें आपका पुंग केसर आता है, तो आपका नर जनन तंत्र होता है। लेकिन मादा पूछेगा तो आपको अंडप सही करना है। अब कुछ करंट अफेयर भी पुरानी आपके एग्जाम में पूछी गई थी, जैसे 2017 में पूछा गया था कि पाक कला में योगदान देने के लिए किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो अभी आपको देखिए 2024 का डाटा याद करके चलना है। तो पाक कला का मतलब होता है कि कुकिंग के क्षेत्र में किसे मिला था उस समय, तो संजीव कपूर को मिला था। अभी देखिए इस समय अगर हम 2024 की बात करेंगे तो 110 लोगों को पद्मश्री मिला हुआ है। ठीक है, तो उसकी लिस्ट में आप लोग जो इम्पोर्टेंट हैं उनको आप लोग देख लीजिएगा, लिस्ट आपको प्रदान कर देंगे एग्जाम से पहले। और 17 लोगों को जो है वो पद्म भूषण मिला हुआ है। ठीक है, और 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला हुआ है। तो अगर आप लोग इसमें से याद करना चाहते ही हैं तो ये 5 को आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा, पद्म विभूषण वालों को। ठीक है, इसमें पद्म विभूषण जिनको जिनको प्राप्त हुआ है उनके नाम मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ, इनको आप लोग अपने एक बार दिमाग में बैठा लीजिएगा। 5 लोग जो पद्म विभूषण वाले हैं 2024 में, उनमें नाम आता है वैजयंती माला का। ठीक है, वैजयंती माला को मिला हुआ है। इसके बाद बात करते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं चिरंजीवी, जो एक्टर हैं आपके, उन्हें मिला हुआ है। नेक्स्ट देखिए तीसरा नाम आता है वेंकैया नायडू, जो आपके उपराष्ट्रपति रहे हैं, उनको भी रखा गया है पद्म विभूषण की लिस्ट में। ठीक है, 3 नाम आपके हो गए। इसके बाद विंदेश्वर पाठक को मिला है, विंदेश्वर पाठक को। और 5वां नंबर आता है पद्मा सुब्रमण्यम को। ठीक है, ये 5 लोग का नाम आपकी जुबान में होना चाहिए और आपके सेट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, पद्म विभूषण इन्हीं 5 लोगों में से आपके ऑप्शन में रख देगा किसे मिला है या किसे नहीं मिला है। अगर आप लोग पद्म विभूषण में याद करना चाहते हैं तो ये आपका पद्म विभूषण के 5 लोग थे। अगर पद्म विभूषण में अगर एक नाम आप याद करना चाहते हैं तो मिथुन चक्रवर्ती को जो है वो पद्म विभूषण मिला हुआ है, और मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला हुआ है। ये भी आपको याद करके चलना है। ठीक है, तो पुराने क्वेश्चन के अनुसार पाक कला में संजीव कुमार थे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डोबे रेनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य आपको दिया गया है, फास्फोरस और एंटीमनी है, तो इसका दूसरा सदस्य आपको बताना है। देखिए डोबे रेनर ने 1817 में 3 तत्वों के समूह बनाए थे। अगर आपको पहला दिया गया है, पहला दिया गया आपको क्या दिया गया, फास्फोरस आपको दिया गया है, और तीसरा आपको दिया गया है एंटीमनी मतलब कि Sb दिया गया है। तो दूसरा आप कैसे निकाल सकते हैं, आप देखिए किसी भी तत्व के 3 जो होंगे उसे क्रमांक से लिख लीजिए। देखिए फास्फोरस जो है आपका ये 5वें आपके वर्ग में आता है, तो 5वें वर्ग के तत्व आप कैसे याद करते हैं, नेपोलियस का सब बिक गया, इस प्रकार से याद करते हैं 5वें वर्ग का, तो नेपोलियस का सब बिक गया। तो अभी आपको देखिए पहला दिया गया है और तीसरा दिया गया, तो दूसरा अपने आप जो होगा वो As हो जाएगा। ठीक है, तो As का मतलब कि आर्सेनिक सही होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। इसी प्रकार से देखिए अगर हम और समूहों की बात करें तो लिथियम, सोडियम और आपका पोटेशियम, इनके भी अगर हम बात करें तो ये भी आपके डोबे रेनर के त्रिक सिद्धांत में आते हैं। डोबे रेनर का त्रिक सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हम पहले वाले का द्रव्यमान और तीसरे वाले का द्रव्यमान का औसत कर लें परमाणु द्रव्यमानों का, तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकल करके चला आएगा। इसी प्रकार से और आप लोग याद कर लीजिएगा क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। अगर आपको नहीं याद होते हैं तो 3 तत्वों की सीरीज याद कर लीजिएगा। जैसे ये हैलोजन के 3 तत्व एक साथ आते हैं, कल फिर बाहर आई एंटी, फिर कल बाहर आई एंटी ना, फिर कल बाहर आई एंटी, तो इस प्रकार से 3 जो आपके तत्व हो जाएंगे वो एक साथ आएंगे। एक और याद कर लीजिएगा कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। तो इस प्रकार से अगर आप कुछ तत्वों में आप लोग त्रिक सिद्धांतों को याद कर लेते हैं तो आपको आसानी होगी और आप किसी भी डोबे रेनर के त्रिक सिद्धांत को पहचान सकते हैं। तो सही होगा आर्सेनिक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल के समीकरण में F किसके बराबर है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया, कुछ कठिन मिलेंगे तो कुछ आपको सरल मिलेंगे। तो F बराबर ma होता है, P बराबर mv होता है। P बराबर mv मतलब ये संवेग का फार्मूला है। V बराबर u प्लस at होती है, ये गति का पहला नियम है।
गति का प्रथम नियम है। और गति के देखिए तीनों नियम आपको याद करके चलना है। ये तो प्रथम हो गया। दूसरा क्या कहता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर क्षैतिज में बात करेगा तो ए टी करिएगा, अगर ऊपर से नीचे फेंका जाए या नीचे से ऊपर फेंका जाए तो वहाँ पर ए की जगह पर जी कर लीजिएगा। तीसरा नियम क्या कहता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ये तीनों नियम आपके दिमाग में होने चाहिए। और यहाँ पर mgh लिखा गया है तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, मतलब कि ये आपका इसी ऊर्जा का फार्मूला लिखा गया है। और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर होता है। तो ये छोटे छोटे फार्मूला हैं जो आपको एग्जाम में याद करके चलने हैं और आपके नंबर बढ़ाने वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये होगा आज का 25 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, बताना है आपको मैकेनिकल एनर्जी किन दोनों का ऊर्जाओं का ये योग होती है। इस सेट में लगभग आपके 30 क्वेश्चन थे, लेकिन 5 करंट अफेयर काफ़ी पुरानी थी जो इस समय अपडेट नहीं की जा सकती थी। तो 25 क्वेश्चन हमने आपको इस सेट में कराए हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। आशा करते हैं जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो कम से कम इसमें से 20 क्वेश्चन अवश्य ही करने का प्रयास करेंगे। आपके देखिए एलपीएन टेक्नीशियन में 20 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन जीके, जीएस और करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। तो कम से कम ये 20 क्वेश्चन जो साइंस वाले हैं इनको तो आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये तो आपके चेंज हो नहीं सकते हैं, ये पुराने डाटा के अनुसार ही पूछे जाएंगे। तो साइंस के आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। करंट अफेयर अगर आप नहीं सही कर पा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, समय अभी आपके पास है, लास्ट के 10 से 15 दिन में करंट अफेयर आप लोग पढ़िए। और किस प्रकार के करंट अफेयर पढ़ने हैं, इसलिए मैं आपको पुराना पेपर दिखा रहा हूँ कि आपको देखिए राज्यपाल तैयार करके चलने हैं, पुस्तकें आपको तैयार करके चलनी है, अवार्ड आपको तैयार करके चलने हैं, कुछ जैसे आपके भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं उनको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है। और ये भी आपको तैयार करके चलना है, जैसे जो मूर्तियाँ बन रही हैं वो किस शैली में बन रही हैं या कौन उनका निर्माण करा रहा है। तो ये सारे डाटा धीरे धीरे आपको रोज का रोज अगर आप 1 घंटा भी करंट अफेयर को देते हैं तो आप एग्जाम में सही करके आएंगे। और साइंस के जितने क्वेश्चन हैं वो आपको हमारे सारे सेट्स देखने को मिल ही जा रहे हैं। अभी तक हमने आपको एलपीएन टेक्नीशियन के 8 सेट कराए हैं, तो इनके पहले के जो 7 सेट है ना उन्हें भी आप लोग जा करके देख लेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। हम आपको पुराना पेपर भी करा रहे हैं, जो आपका एनटीपीसी का पेपर हुआ है उसकी भी आपको जीएसजी की ओरिजिनिंग करा रहे हैं, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आपको ग्रुप डी का पेपर कराएंगे। तो हर प्रकार से आप लोग सबसे पहले पिछले साल का पेपर तैयार करेंगे तो 50 से 60% क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे और पेपर में बैठने से पहले आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इसलिए आपको हम पिछले साल के पेपर करा रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और टेलीग्राम में चैनल बना है उसे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट होता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और पहली बार अगर आप आए हो ना तो आपको देखिए यहाँ पर आल का बटन लगा होता है, बेल आइकन में आल वाले बटन को आप लोग क्लिक करेंगे तो हमारे सारे नोटिफिकेशन जो हैं वो आपके पास रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।